हेलो दोस्तों, वेलकम टू एशियन अकेडमी क्लासेस। दिस साइड योर मेंटर दक्षायनी वांड्रिंग की। हमने पिछले वीडियो में कवर करा था मनी का मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ मनी। नाउ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मनी। नाउ फंक्शंस के मनी के क्या क्या फंक्शंस है, मनी किस किस तरीके से काम आता है। तो सबसे पहला फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन होता है उसका, सेकेंडरी फंक्शन होता है और तीसरा उसका कंटिंजेंट फंक्शन होता है। कंटिंजेंट फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शंस, तीन फंक्शंस हैं इसके, ठीक है। तो पहला जो प्राइमरी फंक्शन है, बेसिकली जो मेन काम है मनी का, जो मेन काम है प्राइमरी फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इजिली मैं बाय या सेल करना है, कोई भी गुड्स को परचेज करना है या सेल करना है तो मैं मनी के थ्रू कर सकती हूँ। सो दैट विल बी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, दूसरा क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। किसी की भी वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं इजीली मनी के थ्रू कैलकुलेट कर सकती हूँ। मॉनेटरी टर्म्स में किसी की भी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ कि भाई माउस कितने का है या मोबाइल फ़ोन कितने का है, ठीक है। तो इसको मैं किसके थ्रू कैलकुलेट कर सकती हूँ, मॉनेटरी टर्म्स में इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ, ठीक है। ओके दूसरा क्या है हमारा, फिर है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। फिर क्या है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में पहला फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। मैं फ्यूचर पेमेंट्स जो करने हैं मैं मॉनेटरी टर्म्स में इजीली कैलकुलेट करके मुझे पता चल जाएगा कि मेरे को फ्यूचर में कितनी पेमेंट करनी है। क्रेडिट सिस्टम बड़े आराम से चल सकता है। दूसरा हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू। जो मनी की वैल्यू है उसको मैं स्टोर करके भी रख सकती हूँ, राइट। वो खराब तो हो नहीं जाएगा, वो सड़ तो जाएगा नहीं, राइट। तो जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो स्टोर कर सकते हैं। मनी की जो वैल्यू है उसको हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। फिर तीसरा जो है वो है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। क्या है तीसरा, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। मेरे को अगर किसी को पैसे किसी और को ज़रूरत है तो मैं इजीली क्या कर सकती हूँ, ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। पर बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था, राइट। तो मैं अगर किसी को भी पैसों की ज़रूरत है तो मैं इजीली क्या कर सकती हूँ, ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। या किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना है तो इजीली कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए सेकेंडरी फंक्शंस। फिर कंटिंजेंट फंक्शन या कॉन्टिंजेंट फंक्शंस कौन से होते हैं। सबसे पहला हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे कंज्यूमर बिहेवियर, है ना। कंज्यूमर बिहेवियर में हम पढ़ते थे कि जो यूटिलिटी है वो कब मैक्सिमम होगी, जब MUX इक्वल्स टू PX इक्वल्स टू MUM होता था, राइट। MUM मतलब मनी की जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। मनी की यूटिलिटी पता चलेगी उसी के हिसाब से तो मैं बताऊंगी कि कंज्यूमर कब मैक्सिमम मेरे को अगर मनी की यूटिलिटी पता रहेगी तभी तो मैं कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है कब मैक्सिमम होगी पता कर सकती हूँ, राइट। तो मनी की यूटिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो ये मनी की यूटिलिटी मुझे कैसे पता चलेगी, मनी का जो फंक्शन है वो क्या है कि कंज्यूमर की यूटिलिटी कब मैक्सिमम होगी ये पता करना। क्लियर, कंज्यूमर की यूटिलिटी कब मैक्सिमम होगी ये पता करना किसका फंक्शन है, मनी का फंक्शन, ठीक। दूसरा हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट। एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट मतलब क्या है कि अगर मेरे को प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन में मुझे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चाहिए होता है, राइट। तो ये जो मेरे को चार चीज़ें चाहिए, जो मेरे को फैक्टर्स चाहिए बेसिकली, इन फैक्टर्स को इन रिटर्न पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो पेमेंट मैं किसके थ्रू कर सकती हूँ, मनी के थ्रू कर सकती हूँ, राइट। तो मेरे को अगर कोई भी प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन में जो मेरे को फैक्टर इनपुट्स बेसिकली चाहिए होते हैं उसकी वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, मनी के थ्रू कैलकुलेट करूँगी, ठीक है। मनी के थ्रू कैलकुलेट करूँगी। फिर तीसरा फंक्शन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में कितनी अलग अलग कंट्रीज़ में जो है कितना नेशनल इनकम जनरेट हो रहा है, कितनी GDP है, ये तुम कैसे बताओगे, कैसे बताओगे। तो उसके लिए भी तुम्हारे को क्या चाहिए होगा, मनी चाहिए होगा। तो मनी का काम क्या है, मनी का ये भी काम है कि वो नेशनल इनकम कितनी जनरेट हो रही है वो हम कैलकुलेट कर सकें या वो बता सकें, राइट। ओके चौथा फंक्शन हमारा है बेसिस ऑफ द क्रेडिट सिस्टम। हमारे को पता चल सकता है बेसिस जो क्रेडिट सिस्टम है कि हाँ इन फ्यूचर हमारे को इतना पेमेंट करनी है, राइट। तो क्रेडिट सिस्टम का जो बेसिस है वो भी किसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं, मनी के थ्रू मेजर कर सकते हैं। क्लियर, ओके। तो मनी के क्या क्या फंक्शंस हमने पढ़े, मनी के क्या क्या फंक्शंस हमारे को हमने पढ़े, तीन टाइप के फंक्शंस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉन्टिजेंट। कौन कौन से पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉन्टिजेंट। एक बार लिखते हैं यहाँ पे, हमारे को मनी के तीन फंक्शंस देखे हमने, एक सेकेंड, ओके। मनी के हमने तीन फंक्शंस देखे, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा हमने फंक्शन कौन सा देखा, कॉन्टिजेंट। कौन सा देखा, कॉन्टिजेंट। क्या लिख रही है यार,
ठीक है। नाउ प्राइमरी में सबसे पहला हमारा क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम उसे यूज़ कर सकते हैं, मेजर ऑफ वैल्यू, राइट। सेकेंडरी में क्या क्या हमने देखा था, सेकेंडरी में हमने देखा था स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, उसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और तीसरा हम उसकी वैल्यू को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। कंटीजेंट में अगर मेरे को मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी कब मैक्सिमम होगी, मनी के थ्रू हमें पता चल जाएगा। फैक्टर इनपुट को कितना पेमेंट करना है वो हमें पता चल जाएगा मॉनेटरी टर्म्स में। नेशनल इनकम कितनी जनरेट हुई इंडिया में या किसी भी कंट्री में, वो हमारे को मॉनेटरी टर्म्स में पता चल सकता है, मनी के थ्रू पता चल सकता है। और तीसरी चीज़ क्या थी हमारी, चौथी चीज़ हमारी क्या थी, क्रेडिट सिस्टम, है ना। क्रेडिट सिस्टम भी हमें पता चल जाएगा कि भाई कितना इन फ्यूचर हमारे को पेमेंट करना है, राइट। तो ये थे हमारे क्या फंक्शंस ऑफ मनी। क्लियर, ओके। नाउ फंक्शंस ऑफ मनी के बाद आता है हमारा मनी सप्लाई। क्या आता है, मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई मतलब क्या होता है, मनी की सप्लाई। बेसिकली मनी सप्लाई मतलब क्या है, मनी की सप्लाई, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या बनती है, प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनती है कि इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में मनी की कितनी सप्लाई है, उस टोटल सप्लाई को अगर मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मनी सप्लाई मिल जाएगा। मेरी इकोनॉमी में कितनी मनी की सप्लाई हो रही है, कितना मनी लोगों के पास है, कितना पैसा लोगों के पास है, वो अगर मुझे पता चल जाए तो वही क्या होता है, मनी सप्लाई। ये हमें पता क्यों करना पड़ता है, उसी से तो डिमांड और सप्लाई इफेक्ट होती है ना, हमारी इकोनॉमी जो इफेक्ट होती है वो उसी की वजह से होती है। पैसा है तो डिमांड और सप्लाई होगी। तो मुझे पहले ये तो पता करो कि इंडिया में लोगों के पास, कंट्री में बेसिकली तुम्हारी इकोनॉमी में लोगों के पास कितना पैसा है, ठीक है। तो जो इतना लोगों के पास पैसा है वही क्या है, मनी सप्लाई, राइट। तो जो मनी सप्लाई होता है, अगर मैं इसको समझूँ थोड़ा सा ध्यान से, कि जो मनी सप्लाई होती है मतलब मनी सप्लाई, अभी मैंने बोला मनी सप्लाई क्या, जो लोगों के पास जो पैसा है उसको हम क्या कहते हैं, मनी सप्लाई कहते हैं, राइट। तो लोगों के पास जो पैसा होता है, एक तो उनके पास खुद होता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो पब्लिक के पास जो करेंसी है उसको मैं क्या कहूँगी, मतलब जो लोगों के पास करेंसी, जो मनी सप्लाई होती है, बेसिकली मनी सप्लाई क्या होता है, जो लोगों के पास पैसा होता है उसको हम कहते हैं मनी सप्लाई, राइट। तो जो एक तो हो गया कि जो लोगों के पास पैसा है, दूसरा कभी कभी क्या करते हैं वही लोग बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हैं अपना पैसा, है ना। तो है तो वो लोगों का ही ना, वो कभी भी निकाल के बैंक में से निकाल के खर्च कर लेंगे, तो वो भी चीज़ किस में इंक्लूड हो जाएगी, मनी सप्लाई में। तो टोटल जितना भी टोटल जो मनी है पब्लिक के पास, उसी को हम कहते हैं क्या, मनी सप्लाई। तो इसमें एक तो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक आ जाएगा, और दूसरा उनके पास किस फॉर्म में रहता है पैसा, डिपॉजिट मनी के फॉर्म में रहता है, राइट। लोगों के पास दो फॉर्म में पैसे रहते हैं, एक उनके पास खुद जो कैश है, ठीक है, वो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, और दूसरा वो बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, दैट इज डिपॉजिट मनी, उसको हम क्या कहते हैं, डिपॉजिट मनी। तो अगर इन दोनों को ही मैं अगर क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो मुझे मिल जाता है क्या, मनी सप्लाई। क्लियर, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिपॉजिट मनी कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मनी सप्लाई मिल जाएगा। ओके, सो मनी सप्लाई की डेफिनेशन क्या बनती है, मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम, मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मनी हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक के पास जितना भी पैसा है उसको हम क्या कहेंगे, मनी सप्लाई कहेंगे, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा, स्टॉक कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगर मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करूँ, 1 महीने 1 साल की, तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है। आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि फ्लो कॉन्सेप्ट या स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो क्योंकि हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है, करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट या बैंक मनी, करेंसी विद पब्लिक या डिमांड डिपॉजिट विद बैंक मनी, और इसी को हम ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन मनी कहते हैं। क्लियर, ओके। अब मेजर ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को हम कैसे मेजर करते हैं, मनी सप्लाई को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो 3 टाइप से हम मेजर करते हैं, जो भी हमारे को इकोनॉमी में चाहिए होता है उसके हिसाब से हम ले सकते हैं, M1, M2, M3 एंड M4।
M1, M2, M3 एंड M4 चारों के अलग अलग फॉर्मूले हैं। M1 में क्या होता है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, पब्लिक के पास जितना पैसा है वो देख लो, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के पास कितना तुमने डिमांड डिपॉजिट्स करवा रखी हैं वो ऐड कर लो, और तीसरा ऐड करना है तुम्हारे को अदर डिपॉजिट्स विद RBI, जो RBI के पास डिपॉजिट्स हैं उनको ऐड कर लो। तो अगर इन तीनों को देखो, अगर तुम इन तीनों को ऐड कर लेते हो तो तुम्हारे को क्या मिल जाएगा, M1 मिल जाएगा। क्लियर। M2 में एक तो M1 करना ही करना है, ठीक है, M1 करना ही करना है, साथ में तुम्हारा क्या ऐड हो जाएगा, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में जितनी भी सेविंग डिपॉजिट्स हो रही हैं वो तुम्हारी किस में आ जाएंगी, वो M2 में आ जाएंगी, ठीक। तो M2 का फॉर्मूला क्या बन जाता है तुम्हारा, M1, एक सेकेंड देखो, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ओके, नेक्स्ट इज M3। M3 में एक तो M1 आएगा ही आएगा, ठीक है, M3 में एक तो M1 आएगा ही आएगा, M2 मत कर देना, कभी M3 है तो M2 ऐड करो, M2 ऐड नहीं करना, क्या ऐड करना है, M1 ऐड करना है। M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, कौन सा टाइम डिपॉजिट, नेट टाइम डिपॉजिट्स। देखो यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट है, यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट है और यहाँ पे टाइम डिपॉजिट है, तीनों डिपॉजिट्स अलग हैं, ठीक है। तो ध्यान से थोड़ा सा करना इसके बारे में, जो डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, टाइम डिपॉजिट क्या होता है, फिक्स सेविंग डिपॉजिट क्या होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, नेक्स्ट वीडियो जो बैंकिंग चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए बस फॉर्मूला याद करो, क्या फॉर्मूला है, M2 का M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक, M3 M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। ओके, M4 में क्या आता है, M4 में आता है तुम्हारा M3, इसमें M4 में क्या ऐड होगा, M3 ऐड होगा प्लस टोटल डिपॉजिट, इस बार डिमांड सेविंग या टाइम नहीं बोला, इसने क्या बोला, सारे के सारे डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, बस एक्सक्लूड तुम्हें क्या करना है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, क्या एक्सक्लूड करना है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। क्लियर। तो M1 M2 M3 M4 आई होप तुम्हें क्लियर हो गया। बस इसके फॉर्मूले याद करने हैं, ना इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं ना कुछ है, बस मेन है फॉर्मूले कि हम मनी सप्लाई को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बस तुम्हें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है और M4 क्या होता है। क्लियर। ओके, नाउ 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस में पहले जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, हाई पावर्ड मनी क्या होता है, ठीक है। तो अभी भी पूछ सकते हैं कि हाई पावर्ड मनी क्या होता है। तो हाई पावर्ड मनी वो मनी होता है जहाँ पे हम करेंसी जितना पब्लिक के पास है वो, प्लस जो तुमने डिपॉजिट्स करवा रखे हैं किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास जो डिपॉजिट्स करवा रखे हैं, दोनों का अगर तुम ऐड कर देते हो तो तुम्हें क्या मिल जाता है, हाई पावर्ड मनी। क्या मिलता है, हाई पावर्ड मनी। और इसी हाई पावर्ड मनी को हम मॉनेटरी बेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉनेटरी बेस। तो दूसरे जो नाम है वो भी प्लीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए पूछे जा सकते हैं, राइट। ओके, तो हाई पावर्ड मनी क्या हो गया, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक दैट इज RBI। तो दोनों का अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हाई पावर्ड मनी। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि फंक्शंस क्या है मनी के, फिर मनी सप्लाई क्या होता है और मनी सप्लाई को कैसे मेजर करते हैं। ओके, तो अब हमारा कॉन्सेप्ट एक रह गया है इन्फ्लेशन, और फिर हमारे जो मनी का चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन्फ्लेशन को ख़त्म करेंगे, ठीक है। वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा होगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो बस जैसे जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप रिवाइज करते रहो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो, तो आपके आराम से जो है आप स्कोर कर जाओगे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्फ्लेशन कंटिन्यू करेंगे। ओके, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू।